उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर स्टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर स्टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिन मुद्दों पर हम चर्चा करने आए हैं बहुत ही ख़ास और अहम है आज के ज़माने में, क्योंकि जिसको कहते हैं हम डीम्ड कन्वेंस, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत बेहद ज़रूरी होता है। जो ऑनर होते हैं, जो कहीं भी अपना प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट सतनाम सिंह रसगोत्रा जी, जो कि स्पेशलाइज्ड हैं इस ख़ास जो मुद्दा है। जो ये एडवोकेट हैं वो डीम्ड और कन्वेंस को लेके बहुत सारा काम इन्होंने किया है, जिसके लिए इनको हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा थाने आइकॉन अवार्ड डीम्ड और कन्वेंस के लिए इनको मिल चुका है। तो इसी मुद्दे पे हम आज चर्चा करेंगे और हमारी इस चर्चा में शामिल है, मैं बताना चाहूँगा, श्री नरेंद्र भाम्बवानी जी, जो कि शिक्षाविद हैं और उनका रिलायबल क्लासेस भी चलते हैं और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। दूसरा गेस्ट जो हमारे हैं वो डॉक्टर सतनाम सिंह रसगोत्रा जी हैं, जिनको स्पेशलाइजेशन है डीम्ड और कन्वेंस के ऊपर। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, ये वो चाहे मीरा रोड हो, ठाणे हो, कल्याण हो, पालघर हो, सभी जगहों पे ये डीम्ड और कन्वेंस के लिए स्पेशल कार्य करते हैं, और जिसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा थाने आइकॉन अवार्ड डीम्ड और कन्वेंस के लिए इनको मिल चुका है। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रसगोत्रा साहब। नमस्कार, धन्यवाद। मैं एडवोकेट सतनाम सिंह रसगोत्रा, मैं ठाणे सहकार वकील संगठना, जो हमारे ज़िले लेवल पे सहकारी संस्थाओं के अंदर काम करती है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। डीम्ड कन्वेंस के बारे में हमने पूरे ज़िले में अंदाजन 750 से 800 सोसाइटियों के हमने कन्वेंस किया है, जिनकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब हम चर्चा आगे बढ़ाते हुए सर, जो एक ख़ास और अहम है, क्योंकि आप बहुत पिछले 14-15 सालों से इस प्रोफेशन में हैं, वकील हैं और डीम्ड और कन्वेंस पे बहुत सारा कार्य किया है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये कन्वेंस होता क्या है उसके विषय में जानकारी दीजिए। कन्वेंस और डीम्ड कन्वेंस ये एक जैसे एक सिक्के के दो बाजू हैं वैसे ही है। आज जो हम लोग जो फ्लैट्स में रह रहे हैं, वो इमारत की जो ज़मीन है नीचे, वो बिल्डर्स या कुछ ओनर्स के नाम पे रहा करती थी। इसीलिए सरकार ने महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में अमेंडमेंट करके मानव हबी हस्तांतर, जिसे डीम्ड कन्वेंस इंग्लिश में कहा जाता है, उसकी शुरुआत की। क्योंकि बिल्डर्स बिल्डिंग बनाने के बाद सोसाइटियाँ भी नहीं बनाते थे और कन्वेंस भी नहीं करते। अगर बिल्डर ने कन्वेंस कर दिया तो वो हो गया कन्वेंस। जो बिल्डर खुद होके आपकी ज़मीन ट्रांसफ़र कर दे सोसाइटी के नाम पे, तो वो हो गया कन्वेंस। अगर बिल्डर सोसाइटी के नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं करता, तो उसके लिए हमको फिर सरकार के पास एप्लीकेशन फाइल करके डीम्ड कन्वेंस करना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि नरेंद्र भगवान जी, आप हैं एक आम जो नागरिक हैं, तो किस तरीके से वो चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है डीम्ड कन्वेंस कराने में, तो किस तरह की परेशानी जनरली झेलते हैं वो लोग? सर, सबसे पहले तो जब बिल्डर बिल्डिंग बनाता है और बेचता है, तो उसको 3 काम मेन करने होते हैं। एक, सोसाइटी बना के देना होता है। दूसरा, वो बिल्डिंग का OC लाना होता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। और तीसरा है, उसको ज़मीन सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। अभी सोसाइटी बना लेते हैं, पहले तो कई बिल्डरों ने तो सोसाइटी नहीं बनाई है। जैसे हमारा शांति शॉपिंग सेंटर है, उसमें 14 साल बाद सोसाइटी बनी, तो पहले वो काम नहीं किया। फिर OC होता है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कन्वेंस। कन्वेंस का जो लोग हैं उनको अवेयरनेस नहीं होती है, इतना पता नहीं होता है कि क्या है। हम तो रह पड़े बिल्डिंग में, लेकिन जब मैटर रीडेवलपमेंट में जाता है, यहाँ बिल्डिंग टूट जाती है, डायप्लेटेड होती है, तब जो इनके नाम पे ज़मीन है वो सब प्रकट हो जाते हैं। हाँ, और वो हर काम में पैसा मांगते हैं या फिर आपका काम अटकाते हैं। तो ये कन्वेंस करना कि आपने जब फ्लैट आपने खरीदा है, जब तो आपने फ्लैट के पैसे दिए, तो ज़मीन के पैसे भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। फ्लैट तो हवा में बना नहीं है। तो ये इनकी जिम्मेदारी है बिल्डरों की कि वो ट्रांसफ़र कर दें ज़मीन, लेकिन वो करते नहीं है।
तो इसीलिए डीम्ड कन्वेंस है कि आप बिल्डर नहीं भी करता है तो भी आप एप्लीकेशन करके अपने नाम पे ज़मीन करवा सकते हो। सुना आपने कि यहाँ पे हमारे जो एक्सपर्टीज़ आए हुए हैं उन्होंने डीम्ड और कन्वेंस के विषय में आपको बताया। अब हम सर जानना चाहेंगे कि जो डीम्ड और कन्वेंस है तो उसका प्रोसीजर कैसे होता है, और फिर उसमें एक आता है 7/12, तो वो प्रोसीजर मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए। अभी सरकार ने 1 तारीख से 15 तारीख तक प्रमोशनल ड्राइव चालू किया हुआ है कन्वेंस के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में 100% सोसाइटियों में सिर्फ 10% सोसाइटियों का कन्वेंस हुआ है। इसके लिए अवेयरनेस के लिए वो जो ड्राइव चालू किया प्रमोशनल है। अभी डीम्ड कन्वेंस में एक 5 स्टेज है। पहला स्टेज है कि सोसाइटी अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, उनके जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है बिल्डिंग के रिलेटेड, वो डॉक्यूमेंट जमा करके वो अथॉरिटी के पास जाए। महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट के 11 जो कलम है उसमें DDR को पावर्स दिए गए सरकार ने कि आप डीम्ड कन्वेंस करेंगे। वो वहाँ पर उनके पास हेयरिंग होती है, बिल्डर्स ओनर्स को बुलाया जाता है, सोसाइटियाँ वहाँ जाती हैं और वो हेयरिंग करके उसमें एक आदेश जिसे जजमेंट कहा जाता है और एक डिक्री देते हैं। वो पहला स्टेज हो गया। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स लेकर हमको कलेक्टर के पास एडजुडिकेशन डिपार्टमेंट है जहाँ स्टैम्प ड्यूटी होती है। वो स्टैम्प ड्यूटी हमको सोसाइटी में जितने मेंबरों ने फ्लैट लिए हैं उनके रजिस्ट्रेशन हुए वो डॉक्यूमेंट उधर सबमिट करने पड़ते हैं। जब ये सबमिट करेंगे तो देन आफ्टर ये डॉक्यूमेंट सेकेंड स्टेज पूरा हो जाएगा। फिर वहाँ से वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि भाई इनके स्टैम्प ड्यूटी क्लियर है। वहाँ से फिर वो जाता है एडजुडिकेशन के लिए वापस DDR के पास। वो DDR ये डॉक्यूमेंट देख के आपका जो कन्वेंस का ड्राफ्ट है जिसकी आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने वाली है उस पर वो DDR साइन करता है। साइन होने के बाद वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन को जाता है, जहाँ पर हमारे फ्लैट रजिस्टर होते हैं वहीं पर वो रजिस्ट्रेशन को जाता है। रजिस्टर होने के बाद इंडेक्स 2 निकलता है। जैसे हमारे फ्लैट का इंडेक्स 2 है वैसे उस प्रॉपर्टी का इंडेक्स 2 निकलेगा। वो इंडेक्स 2 के साथ जब हम तलाटी के पास, तहसीलदार के पास अप्लाई करेंगे देन आफ्टर 7/12 आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगा। ये से प्रोसीजर। अभी हमारे यहाँ पर जो है मीरा रोड में सिस्टम जो चल रहा है कन्वेंस का, यहाँ पे असल में जिनको जानकारी ही नहीं है कन्वेंस के बारे में, कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि पान वाले की दुकानों पर भी कन्वेंस की दलाली चल रही है। तो जिनको पता ही नहीं है कन्वेंस क्या है, उनका एजुकेशन नहीं है, पर वो कन्वेंस कर रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ क्या करते हैं कि रजिस्ट्रार तक चले जाते हैं, उधर से एक सर्टिफिकेट ले लिया, वो दे देते हैं, लोग अपने पास संभाल के रखते हैं, हमारा कन्वेंस हो गया। ये कन्वेंस नहीं, कन्वेंस के 5 स्टेजेस है। जब तक वो स्टेज पूरे नहीं होंगे, 7/12 आपके नाम से ट्रांसफ़र नहीं होगा, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है, ना ही कोई फ़ायदा है। भविष्य में जैसा अभी साहब ने, भवानी साहब ने बताया है कि भविष्य में अगर आपकी इमारत जंजर हो गई या गिर गई तो उस समय सभी ओनर्स बिल्डर खड़े हो जाएंगे अपनी मालकी दिखाने के लिए। इसीलिए 7/12 आपका ट्रांसफ़र करना जरूर। ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद किसी को नहीं अधिकार, सोसाइटी खुद मालिक है, वो फिर रिडेवलपमेंट कर सकेगी। और जो भी उसमें कारपोरेशन के FSI है, अगर आज FSI 1 है और 1 के हिसाब में अगर बिल्डिंग बनी है तो कल अगर 2 हुआ तो डबल बिल्डिंग हमारी खड़ी होगी, उसका बेनिफिट मेंबर्स को मिलेगा सभी। सर एक बड़ा ही अहम क्वेश्चन है कि जनरली देखा जाता है कि सोसाइटी में जैसे 8 मंजिला इमारत है, 10 मंजिला इमारत है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो 4 मंजिले तक ही वो अलाउ था। तो ये 10 मंजिले 4 मंजिले किस बेसिस पे इसको हम लोग विभाजित करते हैं? चाहे गवर्नमेंट बोलती है कि आप 4 माले तक ही बनाइए या 7वें माले तक, इसमें क्या प्रक्रिया होती है? कैसा है कि जो प्रॉपर्टी है हर कारपोरेशन के रूल्स है, वहाँ के डेवलपमेंट रूल्स बने हुए हैं, तो कितने % आप उसको डेवलप कर सकते हैं। कहीं पर 1% है FSI, कहीं 2 FSI है, अभी महाड़ा में 4 FSI है। अगर आपका 1000 मीटर का प्लॉट है तो मीरा भाईंदर में हमारे 1 का FSI है, तो समझ लीजिए 1000 मीटर का हमको ऊपर माने 10,000 फुट ही ऊपर बांधकाम करना है। अगर यही चीज़ हम महाड़ा में चले जाएँ तो 40,000 फुट का काम हो जाता है। इस तरीके से तो अभी कई जगह पर ऐसा होता है कि उसने प्लान पास करा लिया है 1000 मीटर पे, उसको प्लान ही पास हुआ है सिर्फ 10,000 फुट के लिए, पर वो 40,000 फुट बना देता है।
माने 4 मंजिला बनाना है पर उसने 8 मंजिला, तो 4 इनलीगल बनाता है। पर उसमें जो रहने वाला है आदमी सोचता है सस्ते में फ्लैट मिल रहा है, पर वो गलती करता है। तो कन्वेंस में भी जो अधिकृत लोग हैं उनका ही बेनिफिट्स होता है, पर अभी तो गवर्नमेंट ने रीडेवलपमेंट में कई बेनिफिट्स दे दिए हैं, उस हिसाब में उनको भी समावेश हो जाएगा। पर अधिकृत रीत्या जो है FSI का इस तरीके से गिनती होती है कि अभी 1000 प्लॉट है और 10,000 से ऊपर है तो कई बार आसपास का मंदिर है उसकी FSI खरीदी जाती है, नाला जा रहा है, सड़क है, जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, सामूहिक प्रोजेक्ट, जैसा हमारे यहाँ पर पूनम सागर का प्रोजेक्ट है, उसमें 62 बिल्डिंगें हैं। अभी उनको किसी को पता नहीं कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर क्या है, कैसे है, किसका FSI क्या है। अगर प्लिंथ लेवल पे उसको कन्विंस किया जाएगा तो वो आधी बिल्डिंग इनलीगल हो सकती है। तो उसकी जो सड़कें हैं या उसमें गार्डन्स है, उसमें जो ग्राउंड छोड़े गए उसके FSI उस बिल्डिंग पे यूज़ किए हैं। इसीलिए या तो सामूहिक रीत्या आदमी उसको कन्विंस करे या इंडिविजुअली उसका सर्वे कर लेवे और उस हिसाब में उसको कन्विंस कर लिया जाए। और फ्यूचर में जब भी कोई क्लस्टर आता है तो सभी सोसाइटियाँ मिलकर क्लस्टर में जा सकती है या सामूहिक आप उसको रिडेवलपमेंट में जा सकते हैं। तो सुना आपने कि जो प्रोसीजर है डीम्ड और कन्वेंस के, इसके विषय में हमारे रसोत्रा साहब ने बताया। सर एक चीज़ और, सरकार तो कह रही है कि आप कन्वेंस कराइए अपने जो भी बिल्डिंग्स है, चाहे जो भी फ्लैट है। तो अभी जो ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है और कन्वेंस हो रहा है, तो इसमें परेशानियां भी बहुत सारे लोगों से सुनने को मिले, तो किन किन तरीके की परेशानियां आ रही हैं? ऑनलाइन कन्वेंस जो है असल देखा जाए तो हमारे यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया है। इसमें बड़े आपके अखबारों में भी लेख लिखे। ऑनलाइन प्रोसेस में स्कैन करो, उसमें सबमिट करो, लोड है, कितने MB जाना चाहिए उतना MB हो नहीं रहा था। एक फाइल को लोडिंग करते करते महीना चले जाता था और ऑनलाइन प्रोसेस होता नहीं था। कई बार उनकी साइट बंद है या उनको ज़्यादा लोड आ गया तो स्लो चल रही है, इसीलिए वो टोटल जो स्ट्रक्चर था पूरा फेल था। इसी की वजह से हमारी एसोसिएशन ठाणे कोऑपरेटिव एडवोकेट एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी पिछले साल। उसमें हाई कोर्ट ने हमें जजमेंट दिया, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि ऑनलाइन के साथ आप ऑफलाइन को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, ऑफलाइन लीजिए। वही चीज़ ऑनलाइन जब फाइलिंग होती थी तो 50 फाइलें जाती थी, आज ऑफलाइन में 500 फाइलें जाने लगी और लोगों को ऑफलाइन जो सबमिशन के लिए बहुत सरल प्रक्रिया लगती है। ऑनलाइन आज हर आदमी नहीं कर पा रहा है क्योंकि बात है उसमें एक्सपर्ट नहीं है, तो उसके लिए या तो ऑनलाइन के लिए एक्सपर्ट हो, फिर उसमें एक नवा दलाल खड़ा है कि भाई मैं फाइल करके दूंगा आपको, वो अपना 5-7 हज़ार रुपये जोड़ेगा। तो दलाली प्रक्रिया हटाने के लिए ऑफलाइन हुए, इसलिए हम लोग हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन उस आसाम में गवर्नमेंट ने ऑफलाइन फिर से शुरू किया और इस वक्त ऑफलाइन सब प्रक्रिया चल रही है। एक चीज़ और भी सर कि ये तो बॉम्बे शहर है, चाहे वीरा भाईंदर रहती है, यहाँ लाइट रहती है, कहीं सुदूर ऑनलाइन उसमें भी तो परेशानी होती होगी ना। अब यही सब्जेक्ट को हम लेकर हाई कोर्ट गए थे कि पूरा महाराष्ट्र है, उसमें वाड़ा है, मोखाड़ा है, शाहपुर है, कई जगह तो लाइट ही कई के दिन नहीं आती। उसके अलावा कई गवर्नमेंट ऑफिसेस है जहाँ कंप्यूटर ही नहीं है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पर कैसे ऑनलाइन किया जाएगा। उसी को मद्देनज़र माननीय उच्च न्यायालय ने ऑफलाइन सबमिशन के लिए अलाउ किया, स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने डायरेक्शन दी। सर अब मैं भम्मानी जी आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आप समाज सेवक भी हैं और आप RTI एक्टिविस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये डीम्ड एंड कन्वेंस में कुछ ऐसा आपने कभी कुछ किया है क्या? कि सर जैसे सतनाम जी ने बताया कि 5 प्रोसीजर है। अभी 5 प्रोसीजर के अलावा डॉक्यूमेंट्स कितने चाहिए? अब डॉक्यूमेंट्स तो हमको ही लाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए इतनी तकलीफ है। सबसे डिफिकल्ट लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है जो चाहिए होता है कन्वेंस के लिए, वो जनरली फ्लैट ओनर के पास नहीं होता है, कोई कोई सोसाइटी में होता है और वो सोसाइटी हमको निकालना पड़ता है म्यूनसिपैलिटी से। अभी म्यूनसिपैलिटी में इतना भ्रष्टाचार है कि अगर आप खाली बोलो कि मुझे इस बिल्डिंग का मुझे चाहिए लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट निकालना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमको RTI भी डालते हैं तो भी कुछ नहीं होता उसमें। वो अपील में जाओ, उधर जाओ, जैसे आप
बोलोगे ना कि मेरे को चाहिए, एप्लीकेशन करोगे, तो सीधा बिल्डर को फ़ोन पहुंच जाता है कि आपकी बिल्डिंग का लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट मांगने आ रहे हैं। ऐसा यहाँ ऐसा होता है, कई केसेस में अटका हुआ, मिलता ही नहीं है वो। हाँ, और यहाँ पे मीरा भाईंदर का विशेष में जो राजनीति है, वो प्रॉब्लम ये है कि सभी जो नेता हैं वो बिल्डर हैं, तो वो क्यों कन्विंस देंगे? और अभी तो एक नया स्टोरी शुरू हो रहा है इधर मीरा भाईंदर में, आप देखोगे कन्वेंस का मुहिम चलाई है सरकार ने। हाँ, उसके 1 साल पहले से 1.5 साल पहले से, इलेक्शन के पहले से ये चल रहा है कि हम लोग कन्वेंस करा के फेडरेशन के नाम पे रिकन्वेंस कर दे। ये मुझे पता नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जहाँ तक मैंने पूछताछ की तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये पब्लिक को ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आप खुद कन्वेंस कराओगे और अपने पास राइट्स रखोगे तो आपको FSI कम मिलेगा, और आप फेडरेशन के नाम पे कन्वेंस करा दो, और फिर हम एक साथ 100 बिल्डिंग 200 बिल्डिंग उनका रिकन्वेंस कराएंगे। अभी समझो मुझे बिल्डर से कन्वेंस लेना है, मैंने ले लिया, चलो इनकी बात मान लिया अगर हो सकता है। अगर हमने बिल्डर से कन्वेंस ले लिया तो ठीक है, मैंने नहीं लिया तब तक मैं कभी भी ले सकता हूँ। अगर मैंने ले लिया और दूसरों को दे दिया तो मैं कहाँ से लूँगा? और आप एक बात देखिए सर, एक सेक्टर 4 है ना शांति नगर, उधर एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है ना थोड़ी जर्जर हो गई थी, टूटने वाली थी, तो म्यूनसिपालिटी ने उनको रिपेयर करने नहीं दिया। ये 10 साल पहले की बात है, और उनको ज़बरदस्ती निकाला वो बिल्डिंग से, फिर बिल्डिंग तोड़ दी म्यूनसिपालिटी ने। फिर उसके बाद वो जो 20 घर थे वहाँ पे, 4 माले की बिल्डिंग थी और ग्राउंड फ्लोर पे 4 घर थे, वो 20 घरों को बाहर भेज दिया गया। और फिर बिल्डर खड़ा हो गया कि ये ज़मीन तो मेरी है, ये 7/12 में मेरा नाम है, ये लोग कौन है? बिल्डर ने उसमें एफिडेविट दिया सर, उसने आर्ग्यूमेंट किया कोर्ट में, मैं तो हंस की कि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। ये उन्होंने दिया है कि सबमिशन में कि वहाँ कोई रहता ही नहीं था। अब यहाँ तक जा सकते बिल्डर, और ये ज़मीन मेरी है। फिर उन्होंने किसी तरह से बहुत मुश्किल से किसी दूसरे बिल्डर के हेल्प से कन्वेंस किया, और अब वो दोनों बिल्डरों में केस चालू है, और आज 10 साल से न उनको भाड़ा मिल रहा है, न रीडेवलपमेंट के नाम पे कुछ हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है कन्वेंस का। ये जीता जाता सबूत है सेक्टर 4 में, आकाश की कुछ बिल्डिंग का नाम है सेक्टर 4 में। अब देखिए, तो ये बहुत दिक्कतें आती हैं अगर कन्वेंस नहीं कराया। और 5 डिपार्टमेंट जैसे उन्होंने, तो खुद ही एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद मेरे ख्याल से 22 डॉक्यूमेंट्स चाहिए टोटल 22 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हाँ, सबका इंडेक्स 2, सबका दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, तो भी किसी भी तरह से खर्चा करके डॉक्यूमेंट्स निकालने चाहिए और कन्वेंस करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत आती है। सर, आप दोनों से बात करके हमारे दर्शक बहुत जानकारी मिल रही होगी इनको। एक हमने प्रोसीजर के विषय में सर आपने बताया, अब हम चाहेंगे कि दर्शक को ये जानना भी ज़रूरी होता है कि उसमें डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आप महासहकार के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर एक नमूना 7 करके एक एप्लीकेशन मिलेगा, जिसको ज़रूरी नहीं है कि वकीलों से आपको कन्विंस करना है या किसी दलाल को पकड़ के करना, आप खुद भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। हमारी तो एसोसिएशन जो है एडवोकेट्स, वो फ्री गाइड करती हैं कि आप डायरेक्ट फाइल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो नमूना 7 को है, कोर्ट फीस 2000 रुपये की आती है, उस पर उसको प्रिंट आउट निकाल कर उसके साथ आपको 7/12 लेटर्स लेना पड़ेगा। जो भी आपके यहाँ पर प्रॉपर्टी कार्ड है या 7/12, वो लेटर्स विदिन 3 मंथ वो आपको लेना पड़ेगा। उसके दरमियान आपको बिल्डर और ओनर्स को नोटिसेज देनी पड़ती है। वो आप सोसाइटी के थ्रू भी डायरेक्ट दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वकीलों से देना है। इसमें वकील या बिचौलियों का काम ही नहीं रखा है, पर सोसाइटी सोचती है किसको समय है या समय नहीं होने की वजह से लोग वकील या बिचौलियों के पीछे जा रहे हैं, पर उसमें बिचौलियों ने काम ज़्यादा ख़राब किया हुआ है क्योंकि उसको पता ही कुछ भी नहीं है। कई बार तो ये भी देखा गया कि किसी और की ज़मीन दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी गई है, ये भी हुआ है। तो 7 आपको लेटेस्ट लेना पड़ेगा, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तीसरा, आपको एक आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लेना होता है, वो ज़रूरी है, जो कंपलसरी। मैं खाली 7 ही डॉक्यूमेंट बोलूँगा, वैसे तो 22 है, पर लिमिटेड में बताऊँगा आपको, उसका काम होता है। आर्किटेक्ट आपका जो FSI इतना यूज़ हुआ है उसमें बैलेंस है कि नहीं, वो ऐसे एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। अभी तो आर्किटेक्ट ने भी बिजनेस चालू कर दिए इस बेसिस पे, जो जेन्यून है वो मिल ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम में हो गया, तो आर्किटेक्ट का एक सर्टिफिकेट इशू होगा। आपको आपके जितने भी फ्लैट होल्डर्स हैं, आपको कारपोरेशन, बरमानी साहब ने बताया, वो कारपोरेशन की जाने की लोड़ नहीं, आपके अपने फ्लैट होल्डर्स के एग्रीमेंट आपके पास है जो रजिस्टर्ड हुए, उसमें
रजिस्ट्रेशन की रिसीट भी है, साथ में इंडेक्स 2 होगा, नहीं तो ऑनलाइन निकलता है। वो जितने भी एग्रीमेंट्स है उसकी कॉपी लगेगी। आपके पास प्लान सीसी होगा या ओसी होगा। ओसी नहीं है तो गवर्नमेंट ने अभी वो रेमेडी दिया है कि एक एफिडेविट फाइल करो कि हम फ्यूचर में ओसी बना लेंगे करके। ओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सीसी है आपके पास और प्लान की कॉपी होगी। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं। 7/12 मेंबर्स के डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर्टी के, वो एग्रीमेंट जिसे कहा जाएगा, प्लस आपको सीसी हो गया और आर्किटेक्ट का एक सर्टिफिकेट हो गया, और आपके एग्रीमेंट में यूएलसी के डॉक्यूमेंट लगे हुए जेरोक्स, एनए के डॉक्यूमेंट लगे हुए जेरोक्स, इतने डॉक्यूमेंट के साथ आपको सबमिट करना है। और आपको सोसाइटी का रिजोल्यूशन होगा कि भाई सो एंड सो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, हमको सो एंड सो सेक्रेटरी को या चेयरमैन को हमने पावर्स दिया हुआ है। इस तरीके से आप करेंगे, आपका कन्वेंस का प्रपोजल पुटअप होगा। वो असल में बायलॉज में लिखा हुआ है कि वकील की मदद लेनी जरूरी है, क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन है। क्योंकि प्रॉपर्टी का रिलेशन आप नहीं पहचान पाओगे कि क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टी में कहीं से एफएसआई लिया हुआ है, कहीं का टीडीआर लिया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम्स ना आए, इसीलिए आपको वकील जाओगे तो वकील उस पर एक्सपर्ट है, तो वो उस पर वो डीलिंग परफेक्ट करके, क्योंकि उसमें एक ड्राफ्ट ऑफ कन्वेंस करना जरूरी है। वो कन्वेंस ड्राफ्ट ही रजिस्टर होने वाला है, तो वो भी करने के लिए आपको वकील के पास जाना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट हमारे बायलॉज में लिखा हुआ स्पेशली कि आपको कन्वेंस के लिए एक्सपर्ट एडवोकेट के पास, लॉयर के पास जाना जरूरी है, क्योंकि लैंड रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसको वही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। अभी हम लोग जा रहे हैं दलाल के पास, उसको पता ही कुछ नहीं है। तो मेरा सभी को एक ही विनंती है, या तो आप खुद कर लें या सलाह अच्छे किसी वकील से ले लें, जिससे आप आगे फंस ना जाएं। आप जरूर कन्वेंस इधर सर्टिफिकेट जरूर ले लेंगे, पर आगे जाके आपका 7/12 ट्रांसफर नहीं होगा तो फायदा कुछ नहीं होगा, पैसा भी वेस्ट जाएगा। इसीलिए डॉक्यूमेंट तो मैं बता चुका हूँ आपको क्या क्या लग रहा है। लिमिटेड डॉक्यूमेंट है 7 से 8, उसके अलावा नहीं। अभी पपानी साहब ने हमें बताया कि जो आज मीरा रोड में चल रहा है कि आप सोसाइटी का कन्वेंस ले लो फिर हम फेडरेशन को कन्वेंस देंगे, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। अगर हमारी 10 सोसाइटियाँ हैं, इंडिविजुअली सोसाइटी रजिस्टर हुई है और उसका एक फेडरेशन बना है, तो या तो फेडरेशन कन्वेंस ले लेवे, वो 10 सोसाइटी के नाम से वो फेडरेशन ले सकता है, या वो सोसाइटी लेवे, पर सोसाइटी लेने के बाद फेडरेशन नहीं ले सकता, और फेडरेशन लेने के बाद सोसाइटी नहीं ले सकती, क्योंकि लैंड तो वही है। एक बार ट्रांसफर हो गया किसी के नाम से तो वापस चेंज नहीं होगा। अभी माहौल मीरा रोड में क्लस्टर का चल रहा है, तो क्लस्टर में जो है इंडिविजुअल बिल्डिंग भी जा सकती है, इंडिविजुअल सोसाइटी भी जा सकती है, फेडरेशन है वो भी जा सकता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये लोगों में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसमें कुछ जैसा अभी बिचौलिए हैं, वो बिचौलिए जो है गलत अफवाह फैला रहे हैं, बस इतना ही। सर एक अहम क्वेश्चन है कि जैसे मीरा भाईंदर शहर चाहे कहीं भी जो बिल्डिंगें पुरानी होती हैं तो उसको रीडेवलपमेंट में जाना पड़ता है, तो किसी भी बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट के लिए जाने का प्रोसीजर क्या है, पर कैसे वो जा सकते हैं? रीडेवलपमेंट का प्रोसेस इजी है, पर उसको बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। पर सबसे पहला तो सब्जेक्ट यहाँ पे आता है कन्वेंस, जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कन्वेंस या डीम कन्वेंस जो भी है। आप एक बार आपकी प्रॉपर्टी सोसाइटी की जो लैंड है बिल्डिंग के नीचे की, वो लैंड अगर आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई तो आप रीडेवलपमेंट में सेल्फ भी जा सकते हैं, खुद भी सोसाइटी जा सकती है। उसके लिए हमारा जिला मध्यवर्ती बैंक है या कई बैंकें भी हमको लोन देती हैं। उसमें बेनिफिट ये होता है कि हमको एरिया ज़्यादा मिलता है। अगर कल बिल्डर आएगा रीडेवलपमेंट के लिए, वो आपको उतना एरिया नहीं देगा, वो आपको आज का जो माहौल में मार्केट में 50% सुपर बिल्टअप चल रहा है, आपको 500 फुट बोलेगा, देगा 200 250 देगा आपको। अगर हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं तो हमको 500 कहा गया तो 500 ही मिलेगा, उसका एक बेनिफिट मिलता है। प्लस अगर एक्स्ट्रा एफएसआई है वो भी मेंबरों को मिलेगा, 500 का 600 भी हो सकता है, 700 भी होगा। और उसमें हमारी कहीं चोरी नाम की चीज़ नहीं रहेगी कि बिल्टअप के नाम से या सुपर बिल्टअप के नाम से चोरी नहीं होगा। ओरिजिनली बिल्टअप जो दीवारों में जो जगह जाने वाली ओरिजिनली बिल्टअप 10% रहेगा। अगर 1000 फुट का हमें फ्लैट मिला है तो उसमें 10% छोड़ दो, मैंने 900 फुट तो 100% मुझे मिलना ही मिलना है।
वही चीज़ अगर बिल्डर को हम डेवलपमेंट को देते हैं तो वो हमको 1000 बोल के 500 ही देगा, वो लिफ्ट वाला भी एरिया खाएगा, वो इस तरीके से। पर सबसे पहला आपको है रीडेवलपमेंट जाने के पहले आपको ज़रूरी है कि कन्विंस करना। अगर आपका कन्विंस हुआ होगा, डीम्ड कन्विंस और कन्विंस में अंतर नहीं है, कन्विंस वही है, डीम्ड कन्विंस भी वही है। आपका अगर कन्विंस सोसाइटी के नाम पे अगर प्रॉपर्टी 7 बार आपके नाम से होगा तो आप खुद भी किसी आर्किटेक्ट को अपॉइंट करके, वकील को अपॉइंट करके, कंसल्टेंट अपॉइंट करके, प्लान पास करा के कारपोरेशन से आपको, अगर पुरानी इमारत है तो उसका FSI भी डबल हो जाता है, पुरानी इमारत का FSI भी मिलेगा, आज का जो FSI है वो भी आपको कैलकुलेशन होगा, और कितने टेनेंट्स हैं जो रह रहे हैं उनको टेनेंट कहा जाता है, वो टेनेंट्स है उनका एरिया कैलकुलेशन होके आपको, आप लोन लेकर वो चीज़ को, देखो बिल्डर भी बना के देगा, आपसे पैसा लेने वाला है, फ्री में कोई नहीं देगा। तो वही चीज़ आप बैंक लोन लेकर आप उसको सोसाइटी के थ्रू पे कर सकते हो। आपको एक अच्छी सोसाइटी निर्माण होगी, एरिया अच्छा होगा, उसमें आपको पार्किंग से लेके जो एमिनिटीज सब मिल जाएंगी, जो बिल्डर वो बेच जाएगा वो आपको बेनिफिशियल मिल सकती है। इस तरीके से रीडेवलपमेंट में आप जा सकते हो। और रीडेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ GR भी निकाले हुए हैं, मेंबर्स का कंसेंट लगता है उसमें रीडेवलपमेंट के लिए। तो उसमें पहला 100% था, अभी 70% हाई कोर्ट ने कर दिया है। उसके थ्रू हमको रजिस्ट्रार को एक लेटर देकर कि हमें रीडेवलपमेंट में जाना है, वहाँ से एक ऑफिसर आता है बिल्डर अपॉइंटमेंट के टाइम पर, और वो ऑफिसर के सामने जो बिल्डर फाइनल किया जाता है और मेंबर का कंसेंट लेके वो बिल्डर जो है रीडेवलपमेंट के लिए फाइनल किया जाता है। इस तरह का सरकार का बहुत बड़ा उसमें हाथ है हमको हेल्प करने के लिए। इस तरीके से रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया है, आगे फिर प्रोसेस वाइज चलता है। तो आपने सुना सतनाम सिंह रजपुत्रा जी ने बताया रीडेवलपमेंट में जाने का प्रोसीजर। अब हम चाहेंगे कि भवानी जी आप बताइए कि ये जो रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो इसके पीछे क्या भुगतना पड़ता है वो सोसाइटी को, इस तरह की कोई परेशानी आती है? सर जनरली आप एक ऑर्डिनरी आदमी को पूछेंगे ना तो बोलेंगे हमारी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाने वाली है क्योंकि पूरी ओल्ड हो गई है। अब उनको FSI TDR ये कुछ पता नहीं होता, बोलेगा हमारी बिल्डिंग ओल्ड हो गई, अब तोड़ेगा कोई और हमको क्या कर देगा, बस ये उनको होता है। लेकिन देखिए अगर सोसाइटी का कन्वेंस नहीं हुआ है और कोई बिल्डर आ भी गया तो उसको वो 10-12% एक्स्ट्रा एरिया देगा समझे, अगर FSI ज़्यादा है तो। अगर कन्वेंस नहीं हुआ है, कन्वेंस हो गया है तो वो कम से कम 25-30% एक्स्ट्रा देते हैं। और सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो वो फिर और भी ज़्यादा मिलता है। मतलब जो बिल्डर जो प्रॉफिट कर रहा था या खर्चे कर रहा था वो भी सोसाइटी को फ़ायदा हो जाता है, बच जाते हैं वो। तो ये 3 होते हैं बेसिकली कि हाँ। दूसरा, बिल्डर के पास कन्वेंस आपके नाम पे नहीं है और आपने बिल्डर को दे दिया तो सबसे पहले बिल्डिंग तोड़ देता है वो, मतलब आप नियत हो गए। आप है ना बॉम्बे में देखिए सर, इतनी विकट समस्या है। कई बिल्डिंगें ऐसे हैं और हमारे नया नगर और शांति नगर इधर शांति पार्क में भी है कि बिल्डिंगें तोड़ दी गई है। अब बिल्डर 10-10 साल से बना नहीं रहा है, 2 साल के बाद भाड़ा देना भी बंद कर दिया। हाँ, तो मतलब बिल्डरों का तो ऐसा है, मैं ऐसा ह्यूमर में बोलता हूँ कि भाई हमारे पे जो विश्वास रखता है उसको पुनर्जन्म में भी विश्वास रखना चाहिए। तो ऐसा है, तो भाई आपको पुनर्जन्म में विश्वास है तो हमारे पास आ जाओ, तो कभी ना कभी बनेंगे। बिल्डरों को ऐसा लगता है कि कभी ना कभी बनेगा, लेकिन देखिए कि उसमें ना कितनी फैमिली में कितनी प्रॉब्लम आती है। बच्चे बड़े होते हैं, 10-10 साल तक लोग बाहर हैं, हाँ घर के बाहर है, बच्चों की शादियां नहीं होती है। अब देखिए कौन लड़का है कोई अच्छा कमाता है लेकिन घर नहीं खुद का, रीडेवलपमेंट में कोई लड़की देगा उनको, शादी नहीं करेगा। ये इतनी सारी समस्याएं आती है, लेकिन इनसे कुछ वो मतलब बिल्डर को कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहले फिर वही है कि पहले कन्वेंस कराए और फिर उसके बाद कोई अच्छा बिल्डर चुने। और तभी भी अगर कन्वेंस आपके नाम पे है तो फिर ज़मीन आपके नाम पे रहेगी, तो सेल्फ रीडेवलपमेंट भी कर सकते हो या कोई अच्छे बिल्डर को पकड़ के भी रीडेवलपमेंट कर सकते हो। तो सुना आप लोगों ने कि हम अलग अलग मुद्दों पे डीम्ड कन्वेंस हो गया, 7/12 हो गया, और रीडेवलपमेंट में कैसे जाना है, फिर कन्वेंस कराने के लिए क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब हमारे एक्सपर्टीज़ जो है वो आपको शेयर किया अपनी बातें। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा क्योंकि जो कन्वेंस है बहुत ज़रूरी है, बिल्डिंग्स को सोसाइटी को करा लेनी चाहिए। और मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर किसी भी तरीके की समस्या है, आपको 7/12 हो गया, चाहे कन्वेंस के विषय में जानकारी चाहिए या इसमें कुछ
किसी भी तरीके का मदद चाहिए तो आप हमारे चैनल के माध्यम से एडवोकेट सतनाम सिंह साहब को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये आपको आपके सवालों का जवाब बड़े ही सहज तरीके से और आपको हर तरीके की मदद के लिए हमेशा ये आपके लिए रहेंगे। तो सर बहुत अच्छा रहा आप लोगों का यहाँ हमारे स्टूडियो में आना, और बहुत ही अहम मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट ने आजकल ये लोगों से अपील भी की है कि आप कन्विंस करा लीजिए। तो अब मैं चाहूँगा कि जाते जाते सर 2 शब्द हमारे दर्शकों को आपके मैं यही कहना चाहूँगा, अभी जो सरकार ने अपील की है 1 तारीख से 15 तारीख तक एक ड्राइव निकाला हुआ है, उसमें सहभागी हों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सोसाइटी को कन्विंस करा के ले, कन्विंस करेंगे तो वो आज हमारे फ्लैट हमारी प्रॉपर्टी है पर नीचे की लैंड हमारी प्रॉपर्टी नहीं होने से फ्यूचर में हमें धोखा निर्माण हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले आप अपना कन्विंस करा के लें। आप इस चैनल के माध्यम से आप हमें संपर्क करें। आप हमारी थाने सहकार वकील संगठना ये मुफ्त में भी आपको टोटली कन्विंस के बारे में पूर्ण सहकार्य करेगी, ये मैं आपको वचन देता हूँ। थैंक यू। आपको पता है मैं चुनाव लड़ा था तो कन्वेंस का मुद्दा हमारा एकदम प्राइम था, एकदम उसमें था कि कन्वेंस नहीं हो रहा, ओसी और कन्वेंस का। तो हमारी आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हम लोग फ्री गाइडेंस देते हैं, कभी भी आ सकते हैं शांति शॉपिंग सेंटर में, और मैं जितना हो सकता है मुझसे गाइडेंस कर दूंगा, और आपको मैं अच्छे लॉयर भी दे दूंगा कि भाई वो आपको काम करा के देंगे, जिन्होंने काम किया है। हाँ, और सर्टिफाइड आदमी होंगे, वो करा के देंगे, हम आपको जितनी हेल्प सके हम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात हमारे दोनों एक्सपर्टीज नरेंद्र अंबानी जी और रसगुत्रा साहब, इन्होंने आपको हमारे चैनल के माध्यम से एक आश्वासन भी दिया कि अगर कन्विंस करने में किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुफ्त सेवा इनके तरफ से आपको दी जाएगी। आपको गाइडलाइन दिए जाएंगे कि आप कैसे इस कन्विंस का काम को पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।